राम राम भाइयों और बहनों, कैसे हो आप सब। और आप सभी की तैयारी कैसे चल रही है मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अभी किसकी तैयारी कर रहे हैं, व्याख्याता भर्ती तैयारी कर रहे हैं। तो व्याख्याता भर्ती में हमारे क्या है, संख्या पद्धति। उस संख्या पद्धति को आज हम शुरू करने वाले हैं दोस्तों। कल जैसे संडे है तो कल आप लोगों को इस क्षेत्र मिति की आप लोगों को बुकलेट मिल जाएगी। ठीक है, कल आप लोगों को बुकलेट मिल जाएगी। और मैं मानता हूँ कि जैसे बुकलेट बनाने में जो मुझे देखो टाइम लगेगा, है ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो कल शायद क्या पता आप लोगों की क्लास हो नहीं पाए, है ना, क्लास हो नहीं पाए। कोशिश तो करूंगा, पर क्लास क्या पता टाइम नहीं मिले तो हो नहीं पाएगी, है ना। बाकी तो मैं लेने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, अब इस बुकलेट का आधा काम तो मैंने कर दिया है, आधा तो मैंने कंप्लीट हो चुका है आधा, और आधा ही मेरा हाफ काम बाकी है। ठीक है, जैसे ही कंप्लीट होगा वो आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, इस बुकलेट की विशेषता क्या है, इस बुकलेट में दोनों बुकलेट ऐड कर रखी है। दोनों कौन कौन सी, हमारे क्षेत्र में थी और सांख्यिकी। ठीक है, तो मैं दोनों डाल दूंगा अलग अलग, क्षेत्र मिति के अलग डाल दूंगा, क्षेत्र मिति के अलग डाल दूंगा, और दोनों की कंबाइंड डाल दूंगा। ठीक है, दोनों की कंबाइंड भी और क्षेत्र मिति की अलग से, तो दोनों अलग अलग डाल दूंगा, ताकि किसी को, जैसे किसी ने सांख्यिकी की अगर प्रिंट आउट निकलवा लिया है तो वो क्षेत्र मिति की निकाल ले, और किसी ने दोनों की नहीं निकाली है तो वो दोनों का एक साथ निकाल ले। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई मेरी बात। ठीक है, और किसी को कोई प्रॉब्लम आ जाए ना कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है और ये आ रही है ये नहीं आ रही है, तो मुझे कमेंट कर देना सर कि मुझे ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही है। ठीक है, ओके। देखो, मेरा आगामी प्लान क्या रहेगा, आगामी प्लान में बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे ये संख्या पद्धति अपनी है, संख्या पद्धति क्या है, ऐसे तो मैं लेने के लिए तो इसके अंदर 20 क्लास ले लूँ। ठीक है, लेने को तो इसमें 20 क्लास ले लूँ, पर इसके अंदर क्या ज़्यादा थ्योरी नहीं है ना, थ्योरी नहीं है। तो इसके अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस। थ्योरी इसमें छोटी सी थ्योरी है, मतलब जैसे जैसे अपने क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे क्वेश्चन की थ्योरी भी मैं करवाते जाऊंगा। ठीक है, तो इसमें क्या ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। और अपने बहुपद, उसमें भी ज़्यादा थ्योरी नहीं है। ठीक है, इनमें क्या क्वेश्चंस वगैरह है, तो क्वेश्चंस वगैरह तो इनमें क्या 20 क्लासेस तो लगी नहीं, इसमें शायद 10 क्लासें मैं ले लूँगा आराम से। 10 क्लास में क्या है कि अपने क्वेश्चंस भी बहुत सारे हो जाएंगे और थ्योरी भी हो जाएगी। ठीक है, तो 10 क्लासें मेरे हिसाब से सफिशियंट है इसके अंदर। 10 से 12 13 क्लास है ना, 10 12 क्लास। और बहुपद के अंदर भी 10 क्लास मान लो। ठीक है, तो मतलब 10 तारीख तक अपन कर लेंगे इसको। ठीक है, तो और दूसरी बात, जैसे रीजनिंग चल रही है अपनी, तो रीजनिंग भी मैं देखो, रीजनिंग में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि रीजनिंग में क्या है कि 2 3 क्लास के अंदर आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। और रीजनिंग में कोई दिक्कत की है क्यों नहीं है, क्योंकि रीजनिंग आप लोगों की पहले से पढ़ी हुई होती है एक तो। और रीजनिंग में क्या है कि मैं इसलिए करवाता हूँ ताकि आप लोगों का रिवीजन हो जाए। पढ़ना तो वैसे भी कोई पढ़ने वाला तो पढ़ लेगा, पर रिवीजन के हिसाब से करवा देता हूँ कि चलो अपने जो साथी है उनका रिवीजन हो जाए इस बहाने, है ना। एक बार क्लास देख लोगे आप लोग तो इस बहाने आप लोगों का क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो रीजनिंग भी मैंने इसीलिए स्टार्ट की थी। ठीक है, रीजनिंग मैंने सिर्फ इसलिए स्टार्ट की थी ताकि आप लोगों का क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए। ठीक है, रिवीजन हो जाए। इसके बाद में देखो, हालांकि ये जो चैनल है वो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के लिए है, मैथ्स रीजनिंग। पर पर देखो, जैसे मुझे मुझे पता है कि मैथ्स और रीजनिंग के अलावा भी बच्चों की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जो बच्चों को नहीं आती, जैसे मैनेजमेंट वगैरह है, तो मैं इनकी भी कोशिश करूंगा। ठीक है ना, कोशिश मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं पढ़ा सकता हूँ, पर मैं कोशिश करूंगा इसके अंदर मुझे टाइम मिलेगा तो, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों का एग्जाम कब है, जून में। ठीक है, और अभी आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने बाकी है। ठीक है, तो 4 महीने में आप लोगों का मार्च के अंदर, जैसे 10 मार्च तक की मैं बता रहा हूँ, 10 मार्च से 15 मार्च तक आप लोगों का, जैसे होली भी आ जाएगी बीच के अंदर, तो शायद 20 तक पूछ सकता है ना। तो होली आ जाएगी तो देखेंगे। ठीक है, हालांकि ये चैप्टर तो जैसे मैं जो है ना, कौन सा अपना संख्या पद्धति, वो तो जल्दी खत्म हो जाएगा, फिर बहुत बचेगा, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिर मैं सोचूंगा कि देखे आप लोगों का मैनेजमेंट का भी करवाने की कोशिश करूंगा मैं। ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट में क्या है, मुझे टाइपिंग करने में दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैथ्स के अंदर टाइपिंग करने में बहुत दिक्कत आती है, टाइप करने में। ठीक है, मैनेजमेंट में कोशिश करूंगा मैं। ठीक है, आज के लिए अब इतना ही, और अब आगे देखते हैं अपन। ठीक है, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, संख्या संख्या से रिलेटेड जो भी चीजें होती है वो क्या होती है, अपने संख्या पद्धति के अंदर आ जाएगी, है ना। संख्या वो से संबंधित। ठीक है, संख्याओं से संबंधित अपने जो प्रश्न आएंगे वो किस में आएंगे, संख्या पद्धति में। और संख्या कितनी प्रकार की होती है, संख्या तो बहुत प्रकार की होती है, पर अपन अपने दैनिक दिनचर्या में अपन कौन सी संख्या काम में लेते हैं, 0 से लेकर 100 तक।
जीरो से लेकर 100 तक अपन हमेशा जीरो से लेकर 100 तक, या 100 को अपन बढ़ा दो 10,000, 1,00,000, 1,000, है ना, 10,000, 1,00,000, ठीक है, बढ़ा दो। बस यहां तक ही अपनी संख्या काम में लेते हैं अपन। 10,00,000, 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ ऐसी संख्या दैनिक जीवन में अपन काम में लेते नहीं है। पर वास्तव में संख्या होती क्या है वो हमें पता करना है। संख्या होती है दो प्रकार की, एक तो वास्तविक संख्या होती है और एक काल्पनिक संख्या होती है। एक संख्या कौन सी होती है, वास्तविक, और दूसरी कौन सी होती है, काल्पनिक संख्या, ठीक है। अब वास्तविक संख्या क्या होती है, काल्पनिक संख्या, देखो काल्पनिक संख्या एक ऐसी संख्या है जो जो देखो ये जो काल्पनिक संख्या है ना, ये है ना, अगर आप लोगों के पास साइंस में हो, है ना, तो इसका क्या है, 11th क्लास के अंदर एक चैप्टर है सम्मिश्र संख्या, है ना, इसका सम्मिश्र संख्या का, सम्मिश्र संख्या या इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये एक 11th क्लास के अंदर चैप्टर है, शायद चौथा या पांचवा चैप्टर है, शायद चौथा, पांचवा चैप्टर है शायद, ये पांचवा चैप्टर है, ये पांचवा चैप्टर एनसीईआरटी के अंदर। तो उसके अंदर ये है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो अपने सिलेबस के अंदर देखो, अपने सिलेबस के अंदर देखो वास्तविक संख्या से रिलेटेड ही प्रश्न आते हैं, इमेजिनरी नंबर से रिलेटेड प्रश्न आते नहीं है ना। तो मैं फिर भी बता रहा हूं आप लोगों को कि अपने एक संख्या होती है सम्मिश्र संख्या, काल्पनिक संख्या, और ये ऐसी संख्या होती है जिसका मान अपने को पता नहीं है। ये इस रूप में होती है a प्लस आयोटा बी। किस रूप में होती है, a प्लस आयोटा बी के रूप में होती है ये संख्या, और इसका मान अपने को पता नहीं रहता, क्योंकि ये संख्या इमेजिनरी संख्या, काल्पनिक संख्या अनंत में होती है। जैसे अपन कहते हैं कि अंतरिक्ष में कोई संख्या है, तो उस संख्या का मान अपने को पता है क्या, कौन सी संख्या है, हाँ, तो वो संख्या ऐसी संख्या होती है जिसका अपने को कोई मान पता नहीं होता, तो उसे बोल देते हैं अपन इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अब करते हैं वास्तविक संख्या। अब जैसे इस संख्या को छोड़कर जो भी संख्या बचेगी वो क्या हो जाएगी, वास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्या को छोड़कर जो भी संख्या बची वो सारी क्या हो जाएगी, वास्तविक संख्या, ठीक है। ये हो गया अपने रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर भी दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन सी, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या वाले। जो वास्तविक संख्या होती है दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी, परिमेय और अपरिमेय, ठीक है। और ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अब वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों होगी। अब ये परिमेय संख्या भी दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी, पूर्णांक और भिन्न, पूर्णांक और भिन्न के रूप में। ये सब चीजें अपन आगे बाद में पढ़ेंगे। और पूर्णांक भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, दो क्या सॉरी तीन प्रकार के, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जो धनात्मक पूर्णांक है वो भी दो, एक कितने प्रकार का होता है, एक प्रकार का, कौन सा, गैर ऋणात्मक, उसमें भी पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या, और इसमें नकारात्मक के अंदर कौन जाएगी, गैर धनात्मक संख्या। अब जैसे आप लोगों को देख रहे होंगे कि सर ये सारणी हमें समझ में नहीं आ रही, अरे नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने सारणी थोड़ी पूछ रहा है कि सारणी बताओ, ये तो मैंने बता रखा है कि समझाने के लिए लिख रखा है सारणी को, ऐसे मैंने टाइप कर रखा है, गैर धनात्मक संख्या, ठीक है। जो प्राकृत संख्या है वो कितने प्रकार की होती है, प्राकृत संख्या होती है सर तीन प्रकार की, अभाज्य संख्या, एकांक संख्या और अभाज्य संख्या। अब देखो ये समझ में नहीं आ रहा होगा सर कि भाज्य संख्या क्या होती है, एकांक संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या है, प्राकृत संख्या क्या है, गैर धनात्मक क्या है, गैर ऋणात्मक क्या है, धनात्मक पूर्णांक क्या है और ऋणात्मक पूर्णांक क्या है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा है, ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो अपन पढ़ेंगे ना उस समय समझ में आएगा। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। ये देखो ये तो एक चीज है बेसिक कि कौन कौन सी संख्या कितने प्रकार की होती है, जैसे परिमेय संख्या दो प्रकार की, पूर्णांक और भिन्न। फिर पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, फिर तीन प्रकार के, धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक, ठीक है। फिर धनात्मक पूर्णांक और शून्य मिलकर क्या बनाता है, गैर ऋणात्मक पूर्णांक, और ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य मिलकर गैर धनात्मक पूर्णांक बनाते हैं, ठीक है। गैर ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या होती है, और प्राकृत संख्या तीन प्रकार की, अभाज्य संख्या, एकांक और भाज्य संख्या। अब जैसे अगर किसी को ये सारणी समझ में नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कौन सी एग्जाम के अंदर सारणी पूछ रही है, कौन पूछ रही है ना, बस आगे देखो। अब देखो रियल संख्या, वास्तविक संख्या। देखो मैंने काल्पनिक संख्या आप लोगों को बताई थी कि काल्पनिक संख्या क्या होती है। काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर 11th क्लास के अंदर अपना चैप्टर है, वो एक इसी चैप्टर के हिसाब से, इसी चैप्टर को पूरा काल्पनिक संख्या का एक चैप्टर बना रखा है उसके अंदर, पर अपने सिलेबस में वो सिलेबस के अंदर काल्पनिक संख्या है नहीं, ठीक है भी नहीं। और ऐसी संख्या क्या है, अपने जो सामान्यतः इस संख्या का क्वेश्चन आ भी जाए तो मैं मानता हूं कि बहुत सारे बच्चे इसको गलत कर देंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। देखो वास्तविक संख्या,
विच कैन बी डिनोटेड ऑन नंबर्स लाइन, जिससे संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, जिस संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। संख्या रेखा कौन सी? ये रही संख्या रेखा है। इस वजह से यहाँ पर 0 1 2 है, 1 2, यहाँ पर -1 -2 -3 है, +5 है, 15/17 है। तो ये चीजें अपन इस संख्या रेखा पर अपन प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसे संख्या रेखा पर लिख सकते हैं। जिसे संख्या रेखा पर, संख्या रेखा कौन सी? संख्या रेखा ये वाली। तो इसे संख्या रेखा पर अपन क्या कर सकते हैं? प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस संख्या को क्या बोल दिया इसने? वास्तविक संख्या बोल दिया। और काल्पनिक संख्या या इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, जैसे ये संख्या रेखा अपनी, तो इन संख्याओं को क्या है? इन संख्या रेखा पर अपन प्रदर्शित नहीं कर सकते। इन संख्या रेखा पर इसे प्रदर्शित नहीं कर सकते। ठीक है। अब जैसे इसके अंदर मैंने क्या बताया आप लोगों को कि ये बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं? इसे जैसे ये बोलते हैं ना आई जैसा है ना, तो इसे बोलते हैं आयोटा। इसे क्या बोलते हैं? आयोटा। इसे क्या बोलते हैं? आयोटा आयोटा आयोटा। ठीक है। और ये क्या होती है? ये जो होती है इमेजिनरी नंबर, वो सामान्यतः क्या प्रकार क्या होता है? ये होता है मतलब रूट के अंदर कोई माइनस में संख्या है ना, रूट में अगर कोई संख्या कैसी है? माइनस में है ना। रूट में अगर कोई संख्या माइनस में है तो वो क्या कहलाती है? अपनी काल्पनिक संख्या कहलाती है। ठीक है। काल्पनिक संख्या क्या होती है? इसको संख्या रूट के अंदर है ना, तो वो संख्या क्या कहलाती है? पर रूट के अंदर माइनस के अंदर होनी चाहिए। वो माइनस के अंदर अगर कोई संख्या रूट के अंदर है ना, माइनस वाली संख्या अगर रूट के अंदर है तो वो संख्या हमेशा काल्पनिक संख्या कहलाती है। ठीक है। अब जैसे ये होगी रूट के अंदर 1, इसको क्या बोल दिया? आयोटा। फिर आयोटा का स्क्वायर को क्या बोल दिया? -1। आयोटा क्यूब को क्या बोल दिया? जैसे ये इसकी क्या है? आयोटा वाली की परिभाषा है। अब जैसे आयोटा क्यूब, इसको अपन कैसे बोल सकते हैं? आयोटा स्क्वायर गुणा आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या दिख रखी है? -1 आयोटा। ठीक है। -1 को आयोटा से गुणा कर दिया, -1 गुणा आयोटा बराबर माइनस आयोटा। और आयोटा की होल पावर 4 बराबर 1। ठीक है। आयोटा की होल पावर 4 बराबर 1। ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात? यहाँ तक समझ में आ गई क्या? ओके। अब देखते हैं आगे कि अपन आगे कैसे करें इसको। ठीक है। रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q के मतलब, अब जैसे देखो आगे देखेंगे इसको। परिमेय संख्या परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर q का मान क्या है? 0 नहीं है। जहां पर q का मान क्या है? 0 नहीं है। क्यों नहीं है 0? क्योंकि अगर कोई संख्या जैसे p का मान अगर मैं 0 रख, q का मान अगर मैं 0 रख दूं, तो वो संख्या क्या हो जाएगी? वो अनंत हो जाएगी। अनंत तो अपन को पढ़ना ही नहीं है। ये अनंत किस में आएगा? वो तो काल्पनिक में आएगा। वो किस में आएगा? काल्पनिक में आएगा। ठीक है। तो ऐसी संख्या जिसको अपन p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी बटाबटी के अंदर लिख सकते हैं, बटाबटी में अपन जिस संख्या को लिख सकते हैं, वो सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? परिमेय संख्या या रेशनल नंबर, है ना। रेशनल नंबर। ठीक है। वो संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है। जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, q नॉट इक्वल टू 0 और p और q क्या है? पूर्णांक है। अब पूर्णांक तो अपने पढ़ा ही नहीं है। पूर्णांक भी अपन इसको अभी पढ़ेंगे, धीरे धीरे सब चीज पढ़ेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, धीरे धीरे सभी चीजों को लेंगे ना। वो क्या है? पूर्णांक है। ठीक है। जैसे देखो 3/5, अपन इसको 5/3 लिख दिया, 12/1 लिख दिया। और अब देखो इसके अंदर देख लो, इसके अंदर देखो 12/1 का मतलब क्या होता है? 12 होता है। मतलब अपन किसी संख्या में 1 का भाग लगाएंगे तो वो सभी संख्या, देखो अब परिमेय संख्या में मतलब कौन सी संख्या आएगी? सभी संख्या परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि अगर सभी संख्या, जैसे मैं बोलूं 10, इसमें 1 का भाग लगाते हुए क्या बन जाएगा? परिमेय संख्या। यानी p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं ना अपन इसको। हाँ। जैसे मैं बोल दूं 11/1, तो ये भी p/q के रूप में व्यक्त है ना। हाँ सर। मैं बोल दूं जैसे 21/1,
हाँ ये भी पी बाई क्यू के रूप में है, क्योंकि इसका मान भी तो 21 ही आ रहा है। तो मतलब सभी संख्याएं परिमेय संख्या है, सभी संख्या परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है जिसको अपन पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, है ना। ठीक है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या वे संख्या जिनको पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, वे संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे कोई भी संख्या ऐसी होती है ना जिसे अपन पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, है ना, जिसे अपन पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। जिसे अपन पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, वैसी संख्या क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है वैसी संख्या। ठीक है, जैसे इस संख्या में, अपरिमेय संख्या में कौन कौन सी संख्या आ जाती है, देखो मुझे बताओ। अपरिमेय संख्या में देखो, एक तो आता पाई, एक आता ई का मतलब ये आप लोगों के सिलेबस के अंदर नहीं है, ठीक है, ये गणित के अंदर आता है। और एक आता है अनंत, जैसे और बता दूं मैं 5/0, वो लिख देता हूँ 2√2, √3, √7। ठीक है, तो ये सभी संख्याएं क्या है, एक अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। अब देखो √7, इधर देखना पहला, हाँ √7 सर, √7, √3, √2 यानी अभाज्य संख्या। एक तो देखो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या समझ में आ गई। परिमेय संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। और इससे एक परिभाषा और है कि अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल, अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, अभाज्य संख्या वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती है। और अपन ने अभी क्षेत्रमिति में क्या पढ़ा था, पाई पढ़ा था ना अपन ने, क्षेत्रमिति में पाई पढ़ा था। तो पाई क्या है, वो अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। और इधर देखो इसके अंदर यहां पर 22/7, देखो ये 22/7, ये तो मैंने आपको बताया नहीं, ये 22/7 का मान भी तो पाई होता है ना। हाँ सर, पर यहां पर 22/7 को अपन पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो ये तो हो जाएगा परिमेय संख्या। और ये जो पाई है वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि पाई अपरिमेय संख्या है, और 22/7 क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात, कि अपने पाई का मान 22/7 होता है, तो 22/7 तो परिमेय है और पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। यही पूछ सकते डायरेक्ट ही कि पाई क्या है, पाई क्या है, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या। हालांकि वास्तविक में सभी चीजें आ जाती है, पर परिमेय है या अपरिमेय है, पूर्णांक है या प्राकृत संख्या है, तो ये पूछ सकता है वो। ठीक है, 5/0 इसका मान क्या होता है सर, इसका मान होता है अनंत। ठीक है, √2 ये हो गया अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल। तो सारी संख्या ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब दशमलव संख्या है या शांत दशमलव, शांत दशमलव। ठीक है, अब जैसे ये शांत दशमलव लिख रखा है, तो ये शांत दशमलव और अशांत दशमलव अपन इसको अलग से पढ़ेंगे, अलग से टॉपिक लूंगा इसका मैं ना, क्योंकि इससे एक प्रश्न बन सकता है पहले एग्जाम के अंदर, इसका अशांत दशमलव। इस शांत का मतलब हो गया कि कोई अपन उल्टा शब्द तो नहीं बोल सकते, जैसे वो शांत शांत बोलते हैं, शांत हो गया, शांत हो गया। तो इस शांत का मतलब हो गया कि कोई संख्या रुक गई, कोई संख्या रुक गई। ठीक है, जैसे मैं बताऊंगा, जैसे ये 0.5 है, जैसे 1/2 का मतलब क्या होता है सर, 0.5 होता है। इसके बाद भी कुछ लिख रहे हैं कि अपन नहीं लिख रहे हैं ना, जैसे 0.73 है, 0.73 है, इसमें 100 का भाग लगाते पे क्या बचेगा, ये 73/100। ठीक है, इतना ही बचेगा ना, हाँ सर, है ना। ठीक है, अब ऐसी संख्या क्या है जिसके अंदर वो उसके अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही। जैसे यहाँ पर कोई आ रहा है क्या, आगे कुछ आ रहा है क्या, कुछ नहीं आ रहा है ना। यहाँ पे कुछ आ रहा है क्या, जैसे कुछ नहीं आ रहा है ना,
तो ये क्या हो गया, शांत हो गया, मतलब वो वहीं रुक गया, वहीं रुक गया, वहीं ठहरा हो गया, वहीं प्रतीक क्या हो गया, रुक गया। और अशांत का मतलब वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, बोलता है ना कि अमर हो गया आदमी, अमर हो गया, तो वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। जैसे 1/3, जैसे 1/3 हो गया, ठीक है। अब 1/3 कैसे अशांत है, मुझे पता है क्या शांत है, ये शांत भी हो सकता है, शांत भी हो सकता है, ये परिमेय संख्या है क्या, हाँ परिमेय संख्या है, ठीक है। मुझे बताओ 1/3 को ऊपर कैसे लिख सकते हैं, 1/3 के अंदर सर 3 का 10 के अंदर सर 10 हो जाएगा नहीं, ऊपर जीरो लगाते हैं, हाँ सर 10 में 3 का भाग लगाएंगे तो 3 बार, फिर 1 बचा, फिर 10 बन गया, फिर 3 बार, फिर 1 बचा, फिर 10 बन गया, फिर 3 बार। ये अपन कितनी बार करेंगे, कितनी बार, तो 1 बचेगा फिर 3 बार, 1 बचेगा फिर 3 बार, डेड 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 डैश। तो मतलब ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अशांत, ये हो गया अशांत, ठीक है। जो रुकेगा नहीं वो अशांत, जो रुक गया वो शांत। जैसे यहाँ पर किसी अंक की पुनरावृत्ति हो रही है क्या, नहीं हो रही है, जैसे मैं लिख दूँ 1/2 लिखा, तो 1/2 के अंदर मतलब क्या होगा, यहाँ पर 10, 1 के अंदर 2 को भाग दिया था, तो 10 के अंदर जाएगा तो कितना आएगा, 0.5, 0.5 के बाद में कुछ आ रहा है क्या, यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा ना, तो मतलब ये शांत। यहाँ पर देखो 0.3, एक बार ही होता, 2 बार होता तो कोई दिक्कत नहीं आती, पर ये तो चलता जा रहा, चलता जा रहा, चलता जा रहा, तो ये होगी अशांत, ठीक है। जैसे 137, 137, 137 सबकी पुनरावृत्ति हो रही है, और क्या तो चल रहा है, डेड 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 डैश अनंत तक जा रहा है, तो इसका मतलब हो गया ये अशांत, ठीक है। अब जैसे इसमें 0.3333333 चलता जा रहा है, तो मतलब अशांत है ना, 0.56, 0.56 चलता जा रहा, चलता जा रहा, चलता जा रहा, तो ये क्या हो गया, अशांत, ठीक है। अब इस संख्याओं का अपन कैसे आया कैसे नहीं आया, उसको अपन अलग क्लास के अंदर समझेंगे, इसको अपन अलग क्लास के अंदर समझेंगे, क्योंकि इस क्लास से एक प्रश्न जरूर बनता है, ठीक है। पूर्णांक, मैं फिर कह रहा हूं, किसी को समझ में नहीं आए कमेंट कर देना, किसी को कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है ना, तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। और कमेंट करना कैसे है कैसे नहीं करना है, वो तो फोन ले और कमेंट करो भाई, थाका आप पहले तो आपको पैसा लग रहा है कि आपको कमेंट करने के अंदर नहीं लग रहा है ना, मेरा ही पैसा नहीं लग रहा है, आपको लोगों का पैसा नहीं लग रहा है, तो कमेंट करने में कंजूसी नहीं होना चाहिए, कमेंट करने में कंजूसी नहीं होना चाहिए। पूर्णांक, पूर्णांक बोलते हैं इंटीजर, है ना, पूर्णांक संख्या, है ना। पूर्णांक क्या होता है, मुझे बताओ पूर्णांक होता क्या है। वे सभी संख्या जिनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, वह सभी संख्या जिसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, या फिर सभी पूर्णांक पी वाई क्यू के रूप की परिमेय संख्या है जहां क्यू बराबर 1 है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे संख्या परिमेय संख्या कौन कौन सी होती है सर, परिमेय संख्या ऐसी होती है जिसका मान अपन पी वाई क्यू के रूप में ले सकते हैं, हाँ। जैसे 1/2, 2/3, 4/3/4, हाँ। अब बताओ मुझे क्यू का मान क्या सर, ये क्यू है सर, सभी क्यू है नीचे वाली, अगर मैं क्यू को क्या कर दूं, 1 रख दूं, तो सभी संख्या कैसी बन जाएगी, वो पी के रूप में बन जाएगी ना, पी वाली संख्या बन जाएगी ना, हाँ सर। तो देखो सभी संख्या ऐसी संख्या है जिसको अपन संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसको अपन संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, वो सभी संख्या क्या कहलाती है, इंटीजर नंबर कहलाती है या पूर्णांक कहलाती है। जैसे -∞ से +∞, ठीक है, -∞ से लेकर +∞ तक, जैसे संख्या रेखा ये रही, इसके अंदर अपन देखो -∞ यहाँ है, +∞ यहाँ है, लेकिन +∞ और -∞ इसके देखो, आपको एक चीज बताऊं क्या, एक चीज बताऊं क्या, इसके अंदर देखो, इसके अंदर जैसे ये ना, ये -∞ और +∞, ये पूर्णांक नहीं है दोनों, पर इन दोनों के बीच की जो संख्या है ना, वो सारे पूर्णांक है ना। और वो संख्या पूर्णांक कैसी होगी, जब क्यू का मान क्या हो, 1 हो, यानी वो बट्टा बट्टी में नहीं होना चाहिए, बट्टा बट्टी अंश और हर के रूप में नहीं होनी चाहिए वो संख्या है, तो वो संख्या क्या कहलाएगी, अपनी पूर्णांक कहलाएगी। क्या कहलाएगी, वो पूर्णांक कहलाएगी, ठीक है। पूर्णांक का मतलब क्या हुआ, वो संख्या है जिसको अपन, जैसे मुझे बताओ अपन जो बोलते हैं ना, हमेशा अपन जो बोलते क्या है, अपन बोलते सर 0 1 2 3 4 डैश करके, वो सारी संख्या क्या है, पूर्णांक। अपन माइनस वाली संख्या बोलते हैं क्या, नहीं बोलते, पर वो माइनस वाली संख्या जो अपन ने प्लस में ली ना, वो की वही संख्या अगर माइनस में है, तो वो संख्या क्या है, पूर्णांक। वो संख्या क्या है, पूर्णांक है, सही है। जैसे -∞ के बाद में यहाँ पे कुछ ले लो, -100 -10 -2 -1 0 1 2 3 4 डैश करके बहुत सारी संख्या है। अब कोई ये मत बोलते सर डेढ़ डैश के बीच में क्या है, अरे डेढ़ डैश का मतलब बहुत सारी संख्या है, इनके बीच में कितनी भी संख्या लिख लो आप, मैं हर संख्या थोड़ी लिखूंगा, मुझे लिखना भी नहीं आता इतनी संख्या, मैं लिख भी नहीं सकता इतनी संख्या, ठीक है ना। मतलब ऐसी संख्या जो पी वाई क्यू के रूप में परिमेय संख्या होती है,
जहाँ क्यू बराबर 1 हो, जहाँ पर क्यू बराबर 1 हो जाएगी तो संख्या सारी क्या बन जाएगी, पी के रूप में बन जाएगी। और देखो माइनस इन्फिनिटी से लेकर -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डेड करके वो कहाँ तक है, अनंत तक है। ठीक है, अनंत नहीं है पूर्णांक के अंदर, पर वो संख्याएं अनंत तक है। ठीक है, अब देखो पूर्णांक भी दो प्रकार के दे रखे, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक कौन से, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 तक। ऋणात्मक पूर्णांक कौन से, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 से। धनात्मक पूर्णांक कौन से, 1 से लेकर अनंत तक। समझ में आ गया। देखो यहां पर देखो संख्या रेखा ये हो गया 0 1 2 3 अनंत -1 -2 करके -इन्फिनिटी। ठीक है, ये प्लस है ना। तो ये जो संख्या है ये क्या हो जाएगी सर, ये तो हो जाएगी ऋणात्मक पूर्णांक। सॉरी, ये तो हो गया धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक। और ये संख्या है जो -1 से -इन्फिनिटी तक, वो हो जाएगी ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, समझ में आया क्या, हाँ सर यहां तक आ गई। और जीरो न तो सकारात्मक और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। सकारात्मक मतलब धनात्मक पूर्णांक, जीरो न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। समझ में आ गई क्या मेरी बात, नहीं आई तो कमेंट करना कि सर माना तो आज चीज समझ में आई कौन है, तो थे मन बता दे कि बता दे अपना कहीं जा रही है, अपने को जा रहा है क्या, नहीं जा रहा कुछ भी, तो समझ में आ गई थाने कमेंट कर बमू तो चूकने कौन है, कसम में चूक गयो, नहीं चूकने क्या है ना भाई, चुकबा काम नहीं है, कमेंट तो हमेशा करनी है। ठीक है, समझ में आ गई। पूर्णांक समझ में आ गया, हाँ सर। और धनात्मक पूर्णांक समझ में आ गया सर, धनात्मक पूर्णांक मतलब 1 से लेकर अनंत तक। ऋणात्मक पूर्णांक सर -1 से अनंत तक। हाँ सर, जीरो न तो धनात्मक है और नहीं ऋणात्मक है। ठीक है सर, यहाँ तक तो समझ में आ गया।